हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज। तो इससे पहले की क्लास में हम फार्माकोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम में एंटी थायराइड ड्रग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेरॉइड्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेरॉइड्स में स्टेरॉइड से हमारे कौन कौन से ड्रग आते हैं, कौन कौन से हार्मोनल ड्रग आते हैं, ये सभी हम आज देखेंगे। तो हम चलिए देखते हैं स्टेरॉइड के बारे में। तो स्टेरॉइड देखते हैं। तो द टर्म स्टेरॉइड रिफर्स टू बोथ नेचुरल अकरिंग हार्मोन एंड सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड ड्रग दैट मिमिक्स हार्मोन। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टेरॉइड टर्म है, स्टेरॉइड टर्म दोनों को बताता है, नेचुरल हार्मोन को भी बताता है और जो सिंथेटिक ड्रग प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन को भी ये स्टेरॉइड बताता है। दैट मिमिक्स का मतलब होता मिमिक्स का मतलब हार्मोन होता है कि जो हमारे बॉडी में नेचुरल हार्मोन होते हैं उसी का जो कॉपी होता है, उसी का कॉपीराइट होता है। वो जैसे कि हमारा सिंथेटिक ड्रग प्रोड्यूस करता है तो वो क्या है, वो एक मिमिक हार्मोन है हमारे बॉडी के लिए। फिर हम देखते हैं सर्टेन सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हैव लेजिटिमेट मेडिकल पर्पजेज। तो बताया जा रहा है कि जो सर्टेन सिंथेटिक स्टेरॉइड हैं वो लेजिटिमेट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट मेडिकल पर्पज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनिसोन ट्रीट वेरियस इन्फ्लामेटरी, रेस्पिरेटरी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो एग्जांपल में कौन सा है, कॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोन है। ये क्या है, एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, स्टेरॉइड के एग्जांपल हैं। और जो क्या करते हैं, वायरस इन्फ्लामेटरी, रेस्पिरेटरी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। किसका क्लासिफिकेशन है, स्टेरॉइड का क्लासिफिकेशन है। तो स्टेरॉइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इसको क्लासिफाइड किया गया किसमें, 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें सेक्स हार्मोन। इसमें क्या है, सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, एस्ट्रोजन आ जाए, प्रोजेस्टेरॉन आ जाते हैं और एंड्रोजन। ये तीन हार्मोन हमारे किस में आ जाते हैं, सेक्स हार्मोन में आ जाते हैं। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन कौन से आ जाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ जाते हैं। और फिर दूसरा हमारा क्या आ जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये मिनरलो और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं। फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड थर्ड है, थर्ड क्लासिफिकेशन है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड में मेल सेक्स हार्मोन्स इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें क्या आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं। तो हमारे सिलेबस में, बेसिक नर्सिंग में हमारे सिलेबस में पहले के जो सिलेबस थे, जो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, तो हमारे सिलेबस में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन ये भी थे। लेकिन अब जो है हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से है, तो इस सिलेबस में इस हार्मोन को हटा दिया गया है। अब मेनली हमारा स्टेरॉइड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये 2 ही सिलेबस में हमारे हैं। तो हम 2 ही के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, अब इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में हम देखते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड हमारा कहाँ पर होता है, किडनी में। किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो हमारा क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। और एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा एक ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन। तो क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में 3 टाइप के हार्मोन्स आते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ जाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ जाते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन आ जाते हैं। ये 3 हार्मोन हमारे किस में आ जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कॉर्टिसोल इज द नेचुरल मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एल्डोस्टेरोन इज द मेजर मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो क्या है कि मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो नेचुरल होता है वो हमारा कॉर्टिसोल होता है। और एल्डोस्टेरोन जो है हमारा वो कैसा हार्मोन है, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है हमारा। अब हम देखते हैं कि दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। बताया जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल से एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा इस हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर एवरी डे 10 to 20 mg
मतलब 10 से 20 मिलीग्राम ऑफ कॉर्टिसोल एंड 0.1 to 5 मिलीग्राम ऑफ एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। दे आर आल्सो रिलीज्ड इन द रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो क्या बताया जा रहा है कि पर डे जो है 10 से 20 मिलीग्राम कॉर्टिसोल और 0.1 to 5 मिलीग्राम ऑफ एल्डोस्टेरोन हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, और जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये क्या है, हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड में फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या है, देखते हैं यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन है। तो हम देखते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है हमारा, ये भी क्या है, कॉर्टिकॉइड्स का क्लासिफिकेशन है। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द हार्मोन विच आर प्रोड्यूस बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक ऐसा हार्मोन होता है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फिर कॉर्टिसोल क्या हो जाता है, कॉर्टिसोल इज द मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। इट परफॉर्म द वेरियस एक्शन इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी में कई तरह के एक्शन को परफॉर्म करता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये 3 टाइप में क्लासीफाइड किया गया है। शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्शन कितने समय के लिए रहता है, 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे के लिए रहता है। एग्जांपल में इसके कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन 2 ड्रग आते हैं, कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन आते हैं। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं, 18 से 36 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। एग्जाम्पल जो है प्रेडनिसोलोन रहता है और मेथिल प्रेडनिसोलोन रहता है। ये 2 एग्जाम्पल इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का है। फिर थर्ड है हमारा लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये 36 से 54 घंटे के लिए रहता है। एग्जाम्पल है बीटामेथासोन और डेक्स्ट्रामेथासोन। ये हम हमारे जितने भी मेडिकल फील्ड हैं वहाँ पर यूज किए जाते हैं ज़्यादातर दवा बीटामेथासोन और डेक्स्ट्रामेथासोन। ये लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रहता है। ये ड्रग हॉस्पिटल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये कैसे एक्ट करता है हमारे बॉडी में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो व्हेन यू गिव सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इट रीच इन द ब्लड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, देन इट विल बी बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ द सेल विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। तो बताया जा रहा है कि जब हम इसको सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं तो ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन के बाद पहुंच जाता है, और ये क्या करता है, सेल रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फिर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल बी प्रोड्यूस। क्या होता है, फिर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस तरह से क्या है कि देन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मूव इनटू दिस सेल। ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पर जाएगा, सेल में जाएगा, सेल के अंदर जाएगा और बाइंड विद डीएनए, और डीएनए के साथ में बाइंड करेगा। देन इट विल ब्रिंग अबाउट द एक्शन ऑफ नेचुरल हार्मोन। ये क्या करेगा कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर कहाँ, सेल के अंदर क्या करेगा, डीएनए के साथ में बाइंड करेगा, और डीएनए के साथ में बाइंड करने के बाद में ये अपना एक्शन नेचुरल हार्मोन की तरह शो करेगा या दिखाएगा। अब इसका एक्शन क्या क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक्शन क्या क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, इट प्रोमोट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो क्या कहता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सेल साइकिल्स होते हैं, हमारे बॉडी में साइकिल चलते हैं। इसमें क्या होता है कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो नए ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन होगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इट ब्रेक डाउन प्रोटीन। ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है कि प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करता है। फिर क्या, इट ब्रेक डाउन द फैट एंड इफ हाई डोज यूजिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम इट काज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एंड डिपॉजिट दैट फैट इन द फेस एंड नेक और बैक ऑफ द नेक एंड शोल्डर। तो ये बताया किया जा रहा है कि ये फैट का ब्रेक डाउन करता है। यदि इसको हम हाई डोज लेते हैं लॉन्ग समय से, प्रोलॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से हम लेते हैं, तो ये क्या काज करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। ये क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट मतलब फैट का ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट एरियाज में क्या करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा उस तरह से। और जब ये फैट डिपॉजिट होगा तो द फैट इन द फेस, ये फेस में डिपॉजिट होगा। कहाँ कहाँ पर होगा, फेस में डिपॉजिट होगा, बैक ऑफ द नेक गर्दन के पीछे डिपॉजिट होगा, और शोल्डर पे डिपॉजिट होगा। तो ये यहाँ इस एरिया पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। फिर इट हैज़ गुड
एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज और इट इनहिबिट द अर्ली एंड लेट मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन। तो बताया जा रहा है कि ये बहुत ही गुड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है और ये स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है इन्फेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन का मतलब हो जाता है कि साइन और सिम्टम। तो जो भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके साइन और सिम्टम को अर्ली स्टेज पे और लेट स्टेज पे उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। फिर इट सप्रेस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन नॉर्मल डोज। ये क्या करता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को नॉर्मल डोज पे सप्रेस कर देता है। मतलब कि कुल मिलाकर मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा। इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट हार्टरीज। तो क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल मतलब आर्टरीज को क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज करा देगा। इस तरह से हमारा बीपी बढ़ने के भी चांस होते हैं। फिर इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ HCl। ये क्या करेगा कि HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को स्टमक में यह क्या करा देगा, इंक्रीज करा देगा, बढ़ा देगा। फिर इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा और इन्हेंस द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम के एक्सक्रीशन को भी क्या कर देगा, प्रमोट कर देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि कैल्शियम का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो बोन डिफॉर्मिटीज होने के भी चांस रहते हैं। फिर इट हैज़ वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन। ये क्या कहता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड के जैसा जो एक्शन होता है उसके कंपेयर में ये कम एक्शन रखता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के जैसा एक्शन ये नहीं रखता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि इट हेल्प टू रीएब्जॉर्ब द साल्ट। ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है, वह किसके हेल्प, कैसा हेल्प करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, और पोटेशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन कराता है, बॉडी से आउट कराता है। और इस तरह से क्या हो जाएगा, इट आल्सो काज हाई बीपी, और बीपी इंक्रीज हो जाएगा। बीपी यहाँ पर इंक्रीज होने के दो चांसेज होते हैं। पहला चांस क्या है कि ये साल्ट और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन कराएगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराएगा, तो इसकी वजह से बीपी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि हम दूसरा ऊपर ये देखे हैं कि फोर्स ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन बढ़ा देगा और क्या करा देगा, आर्टरी का कंट्रैक्शन करा देगा, तब भी बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो दो रीजन की वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं कि इसको कैसे देना है, कैसे हमारे बॉडी में एक्ट करता है, ये क्या है तो ये देखेंगे। तो ये क्या है कि इट कैन बी गिवन वाया ओरली। हम ओरली मतलब टेबलेट के फॉर्म में देंगे, पैरेंटली मतलब IV IM मतलब इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर देंगे, टॉपिकली मतलब स्किन पे अप्लाई करेंगे, और बाय इनहेलेशन मतलब भाप के थ्रू देंगे, भाप के थ्रू नेजल स्प्रे के फॉर्म में हम लेंगे। और व्हेन इट गिवन ओरली, इसको हम जब ओरली देते हैं तो इट गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा और मेटाबॉलिक लिवर से हो जाएगा और एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी से हो जाएगा, किडनी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बॉडी से। फिर हम देखते हैं जब बॉडी में ड्रग का एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ड्रग का कोई काम नहीं रहता है, तो उसको बाहर बॉडी से बाहर निकालने में ही अच्छाई रहती है। यदि वो बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी काज कर जाएगा, तो इसीलिए एक्सक्रीट होकर थ्रू किडनी से बाहर निकल जाता है। अब हम साइड इफेक्ट देखते हैं कि कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हो जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, तो इसी की वजह से इसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है। पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, क्योंकि हम ऊपर एक्शन इसका पढ़े, एक्शन में क्या हो जाता है कि HCl का प्रोडक्शन क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज करा देता है, तो इसलिए पेप्टिक अल्सर। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये हो जाता है कि बोन डिफॉर्मिटीज होना। तो बोन डिफॉर्मिटीज क्यों होता है, क्योंकि ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कराता है, कैल्शियम का एक्सक्रीशन कराता है, बॉडी से बाहर कराता है, तो कैल्शियम का लेवल रिड्यूस होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। फिर हाइपरटेंशन हम देख ही लिए हैं, दो रीजन था, वाटर और साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा था, और दूसरा क्या था, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और आर्टरीज में क्या करा रहा था, कंट्रैक्शन करा रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता था और हाइपरटेंशन हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में ये होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा, और बॉडी में बढ़ जाने की वजह से फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा। फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा होने की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ऊपर हम एक्शन में पढ़े थे, तो क्या हो रहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब फैट का, तो फैट कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, हमारे बॉडी में कहाँ
कहाँ का डिपॉजिट हो रहा था, फेस में हो रहा था, नेक में हो रहा था हमारे, और शोल्डर पे हो रहा था। तो यहाँ पर होने की वजह से हमारा फेस कैसा होगा, मून लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, मून चंद्रमा के जैसा दिखेगा, और बफेलो हम्प हो जाएगा, हमारा शोल्डर कैसा दिखेगा, बफेलो हम्प हो जाएगा, बफेलो के जैसा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है। फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। फिर डिलेड वुंड हीलिंग, ये क्या हो जाएगा कि वुंड हीलिंग, हमारा घाव किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन रहेगा, वुंड हो जाए, नहीं इन्फ्लामेशन नहीं, ये वुंड जब रहेगा तो वुंड में क्या हो जाएगा कि वुंड हमारा जल्दी हील नहीं होगा, डिले हो जाएगा। फिर इंडिकेशन देखते हैं कि कब कब हम इसको दे सकते हैं। तो देर आर सर्टेन डिजीज इन विच द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर नॉट प्रोड्यूस। क्या बताया जा रहा है कि कुछ डिजीज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और इन वेरी लेस क्वांटिटी, और कुछ में क्या हो जाता है कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। इन सच केस, ऐसे केस में वी कैन गिव सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एज रिप्लेस। तो क्या हो जाता है कि हम इसको क्या है कि ऐसे कंडीशन में हम सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, और वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा हमारे नेचुरल हार्मोन्स की जगह पे हमारा सिंथेटिक हार्मोन ले लेगा उसका स्थान। तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब कौन कौन से डिजीज कंडीशन होते हैं, तो एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा कि हमको सडनली एड्रीनल इनसफिशिएंसी होने लगेगा, एड्रीनल हार्मोन की इनसफिशिएंसी होने लगेगा। फिर क्रोनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी होने लगेगा कि लॉन्ग समय से होने, लॉन्ग टाइम से होने। कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया में क्या हो जाता है कि हमको जन्म से ही हमारा एड्रीनल ग्लैंड में इनलार्जमेंट आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो ये हमारा हाइपरप्लेसिया हो जाएगा था है कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। अब हमारा क्या है, इसी में है कि और भी फर्दर क्या है इंडिकेशन है। तो सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग आर द हैविंग गुड एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन। तो क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि जो सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो गुड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखता है, इम्यूनोसप्रेशन एक्शन रखता है। ये हम सीधी ऐसी एक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम एक्शन में ही ये पढ़ चुके हैं। तो दिस कैन बी यूटिलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बताया जा रहा है कि हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कई इन्फ्लामेटरी डिजीज में और ऑटो इम्यून डिजीज में। फर्स्ट हमारा क्या है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन हो जाएगा। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हमारे ज़्यादा तो होते हैं। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि यदि मसल्स में हमारे पेन हो रहे हैं, जॉइंट में हमारे पेन हो रहे हैं, या फाइब्रस टिश्यू में हमारे इन्फ्लामेशन या पेन हो रहे हैं, इसकी वजह से जो अर्थराइटिस होगा वो हमारा रियूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा। और फिर रियूमेटिक कार्टराइटिस, रियूमेटिक कार्टराइटिस भी ऐसे ही होता है कि यदि मसल जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, पेन हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे कार्ड में हमारे हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो भी रियूमेटिक कार्डाइटिस होता है। और रियूमेटिक फीवर की वजह से भी रियूमेटिक कार्डाइटिस होता है। फिर ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा क्या हो जाता है कि हमारे ब्रोंकियल एरियाज में, हमारे ब्रोंकियल एरिया में इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, तो वो ब्रोंकियल अस्थमा होगा। फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट इंडिकेशन क्या है, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज। फिर निमोनिया एंड मेनी लंग्स डिजीज, ये जब होगा तब भी हम दे सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एलर्जिक डिजीज लाइक हाई फीवर और आर्टिकेरिया, हाई फीवर हो सकता है, और आर्टिकेरिया जो हो आर्ट्रिकेरिया। तो आर्ट्रिकेरिया का मतलब हो जाता है कि कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होना। एलर्जिक रिस्पॉन्स कौन कौन से हो सकते हैं, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी, और भी क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल एलर्जी भी हमको हो सकते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स के लिए भी हम क्या कहते हैं, इस दवा को दे सकते हैं। स्किन डिजीज लाइक डर्मेटाइटिस और लोकल स्किन इन्फ्लामेशन में दे सकते हैं। आई डिजीज लाइक द कंजक्टिवाइटिस दे सकते हैं। यूआइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस में दे सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेटरी मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेटरी डिजीज में दे। ऑटो इम्यून डिजीज लाइक द पुरपुरा और हिमोलिटिक एनीमिया भी दे सकते हैं। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिजेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन। तो बताया जा रहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब करते हैं तब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस समय क्या करेगा ये ड्रग, ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा। तो जो ऑर्गन हम रिसीव कर रहे हैं, जो ऑर्गन हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट होगा, तो उसको हमारा बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगा। फिर
इसमें बताया जा रहा है 13 हमारा क्या है कि लंग्स मैच्योरिटी ऑफ द फीटस। क्या होगा कि फीटस में लंग्स की मैच्योरिटी के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो ये सेकंड डोज देंगे, 2 डोज देंगे, विल बी गिवन टू द प्रेग्नेंट मदर इन द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स। तो बताया जा रहा है कि फर्स्ट डोज देने के बाद में प्रेग्नेंट मदर को फर्स्ट डोज देंगे, उसके 24 घंटे बाद हम सेकंड डोज देते हैं। फिर कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कब हमको ये ड्रग नहीं देना है पेशेंट को। इट शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस ड्रग का एक्शन हम ऊपर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि ये सीएल का सिक्रेशन ज़्यादा कराता। ऑस्टियोपोरोसिस पहले से किसी पेशेंट को है तो हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करा रहा था, रोक रहा था, और क्या करा रहा था, कैल्शियम को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करा रहा था। हाइपरटेंशन पेशेंट को, जो पेशेंट हाइपरटेंशन पेशेंट रहेगा तो उस पेशेंट को भी हम नहीं देंगे क्योंकि ये बीपी इंक्रीज करा रहा था। फिर डायबिटिक मेलाइटिस में क्या हो जाता है कि ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी हमारे बॉडी में इंक्रीज रहता है, ब्लड में हमारे इंक्रीज रहता है, तो ये ड्रग भी क्या है कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कराता है। तो इस तरह से हम क्या, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस इस ड्रग की वजह से हो रहा था, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तब भी हम नहीं देंगे। फिर द पेशेंट विथ लो इम्यूनिटी, क्या है कि जो पेशेंट ऑलरेडी पहले से उसका लो इम्यूनिटी है तो उस पेशेंट को भी नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है कि इम्यूनो सप्रेसेंट एक्शन रखता है, तो इसी की वजह से ये ड्रग हम नहीं देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि हमारा स्टेरॉयड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिकॉइड्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और बाकी भी हमारे जो बच रहे हैं हमारा एनाबॉलिक्स बच रहे हैं, जिसमें हमारे टेस्टोस्टेरोन आ जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सभी से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और लाइक शेयर कमेंट करते रहे। जो भी डाउट रहा करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।